बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिकली इट इज़ द ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनल। डेफिनेशन की तरफ देखें तो एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ना। इंटरकनेक्टिंग मीन जुड़े हुए आपस में, नेटवर्क मीन के एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। सिस्टर्ना बेसिकली है क्या? इट इज द इलोंगेटेड क्लोज्ड सैक्स। इलोंगेटेड मीन लंबे, क्लोज्ड मीन बंद, सैक्स मीन थैली लाइक स्ट्रक्चर्स। यानी कि कुछ ऐसे आपको बंद और साइज में लंबे कुछ थैली लाइक स्ट्रक्चर्स का एक जाल आपको नजर आता है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। और कहाँ से कहाँ तक है? विच इज जनरली एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल। सेल के अंदर मिड में न्यूक्लियस और ये बाहर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाला जो मैट्रिक्स रीजन है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्प्रेड हुए हुए हैं एंड दी स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, यहाँ पे जो एक आपको थैली लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेसिकली इसको जो है ना सिस्टरना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो इसलिए हम बात करते हैं दिस इज द इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। यानी कि एक बहुत सारे जुड़े हुए आपस में और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात की, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। क्योंकि हम पीछे वीडियो लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं दैट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, सो दैट्स वाई इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात डिस्कस करूंगी कि अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात भी करूँ तो इनकी बॉडी के अंदर एक और टाइप ऑफ सेल भी पाए जाते हैं जिनमें जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या बाकी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। वो कौन से सेल हैं? बेसिकली इट इज़ द रेड ब्लड सेल्स। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। और रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो एक प्रोटीन पाई जाती है दैट इज द हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर जो है ना वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाती है आपकी बॉडी के अंदर। तो क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए और ज़्यादा हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। सो दैट्स वाई जैसे जैसे सेल रेड ब्लड सेल जो है वो मेच्योर होते हैं तो उसके अंदर से सारे ऑर्गेनल जो है ना वो निकल जाते हैं और सिर्फ एक मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लास्ट पे आपको एक हीमोग्लोबिन नजर आती है। बाकी तमाम जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो उसमें एब्सेंट होते हैं और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, इसके बाद टाइप्स की बात कर लेते हैं। Basically, there are two types of endoplasmic reticulum. Number one is the rough endoplasmic reticulum, and number two is the smooth endoplasmic reticulum. अच्छा, इसके अलावा मोस्ट सेल्स कंटेन बोथ टाइप ऑफ। अगर हम सेल आमतौर पर देखें तो बेसिकली तमाम सेल्स के अंदर जो है वो दोनों टाइप्स इसकी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड सेल यहाँ पे ऐसे भी हैं जिसमें जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें कौन से सेल आते हैं? अगर मैं एग्जांपल लूँ स्केलेटल मसल सेल्स की, इनके अंदर जो है वो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मिलता है और रफ की तादाद कम होती है। तो अच्छा, अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि स्केलेटल मसल बेसिकली आपके बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी जो है वो मूव करती है। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो है ना उनको कैल्शियम आयंस की ज़रूरत होती है। और आगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में पढ़ेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन जो है वो कैल्शियम को स्टोर करना भी है। अब क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम आयंस चाहिए, कैल्शियम को इन्होंने स्टोर करना है, तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद जो है वो स्केलेटल मसल सेल्स के ज़्यादा अंदर ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा कैल्शियम आयन को स्टोर किया जा सके। अच्छा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटल मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये कोई अलग जो है ना चीज़ नहीं है, बेसिकली इट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, लेकिन वहाँ पे जस्ट आप समझे कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए वहाँ पे इसको एक अलग नाम दिया गया। उसके बाद टाइप्स पे जाते हैं। तो पहली टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसा कि रफ नाम जाहिर कर रहा है कि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो रफ होती है, तो कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू द साइड्स फेसिंग द साइटोप्लाज्म एंड हैज रफ अपीयरेंस अंडर द। कहने के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बेसिकली जो है ना वो साइटोप्लाज्म अटैच हुए होते हैं। आप उसका स्ट्रक्चर आगे हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कि उसके ऊपर आपको छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना इसकी अपीयरेंस होती है वो रफ हो जाती है। अगर आप माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वो कुछ आपको रफ अपीयरेंस देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अब अगर हम फंक्शन की तरफ देखें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस।
क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। तो एज अ होल हम ये कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना या प्रोटीन को बनाना। तो कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंसर्न विद द इवेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोम। किसकी वजह से ये इसको जो है ना काम इसका प्रोटीन सिंथेसिस करना है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है। इसके अलावा यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रांसलेशन का। तो ट्रांसलेशन भी बेसिकली जो है ना फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को ही बोलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि आपके डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। फिर मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम के ऊपर जाके एक्ट करता है और राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाती है। तो इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना किसकी वजह से, राइबोसोम की वजह से। तो इस प्रोसेस को जो है वो ट्रांसलेशन कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फंक्शन है, देयर प्रेजेंस इन द सेल आल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अच्छा, मैकेनिकल सपोर्ट क्या होती है? अब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कोई केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनल है। और फिजिकल स्ट्रक्चर जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल सपोर्ट। तो हम ये भी कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये स्ट्रक्चर जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है, फैला हुआ है। तो इसका जो काम है वो सेल को जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी है। इसके बाद दूसरी टाइप की तरफ जाते हैं, दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसा कि स्मूथ नाम जाहिर कर रहा है कि अगर हम इसकी अपीयरेंस देखें तो वो हमें स्मूथ नजर आती है, यानी कि इसके ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल हमें स्मूथ अपीयरेंस नजर आएगी। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? इट इज कंटिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि ऊपर डायग्राम से देख लेते हैं, सॉरी मैंने मिटा, नीचे डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना तो इसी के साथ दूसरी साइड पे जो है ना ये कंटिन्यू हुआ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा क्योंकि राइबोसोम इसके ऊपर अटैच नहीं है तो ये हमें, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये हमें स्मूथ अपीयरेंस देता है। सिंस राइबोसोम आर नॉट अटैच टू इट देयरफॉर इट हैज स्मूथ अपीयरेंस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फंक्शंस इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो हम देख लेते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शंस इन द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। नंबर 1 इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबॉलिज्म में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी, एक लिविंग बॉडी या एक लिविंग सेल के अंदर हो रहे होते हैं तो उनको कलेक्टिवली जो है वो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट का बनना और फिर कार्बोहाइड्रेट का टूटना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप समझे कि यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर मेटाबॉलिज्म देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा हो रहा होता है, बेसिकली यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही होती है ग्लूकोज की ग्लाइकोजन से। तो जैसा कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और फिर जब आप स्टारवेशन पीरियड में होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ 3-4 कुछ टाइम खाना नहीं खाया, कुछ घंटे, तो आपको, आपके सेल्स को, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो फिर वही ग्लाइकोजन जो है वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये ग्लाइकोजन से अगेन ग्लूकोज का बनना भी जो है ना वो इन्हीं सेल्स का काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अलावा दूसरा फंक्शन है द डिटॉक्सिफिकेशन। डी मीन रिमूवल, टॉक्सिफिकेशन मीन के टॉक्सिन्स या पॉइजन्स का रिमूव होना। अब ये कौन से हो सकते हैं? इट मे बी ड्रग, इट मे बी पॉइजन्स। कहना द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड द पॉइजन्स स्पेशली इन द लिवर सेल्स एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अच्छा, पहले ये डिटॉक्सिफिकेशन देख लेते हैं कि इसके अलावा आपकी बॉडी से ड्रग्स या फिर पॉइजन्स का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको ख़त्म करना, स्पेशली इन लिवर सेल्स। अब लिवर सेल्स का क्यों बात की गई है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब आप खाना खाते हैं तो आपकी डाइजेशन होती है, ठीक है, स्टमक के अंदर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू वो जो खाना जो है ना बाकी वो चला जाता है आपके लिवर के अंदर, और फिर लिवर के अंदर मजीद उसकी मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग होती है। और उस मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग के दौरान जो है ना आपके लिवर सेल्स ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी परफॉर्म करते हैं। यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन कैसे हो सकती है कि आपने खाना खाया तो उसके साथ कुछ जो है ना आपके टॉक्सिन मटेरियल या वेस्ट मटेरियल आपके साथ अंदर चला गया, या फिर आप बीमार होते हैं, दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उनका भी टॉक्सिन इफेक्ट होता है कुछ ना कुछ। तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करना भी जो है ना वो ज़्यादा जो हो रही होती है वो लिवर सेल्स के अंदर हो रही होती है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यानी कि हम दूसरे लफ्जों में कहें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स भी जो है ना वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स का क्या मतलब है कि लिपिड्स का बनना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। और फिर लिपिड्स की कौन कौन सी टाइप हो सकती है? इट मे बी ऑयल, इट मे बी फॉस्फोलिपिड्स एंड इट मे बी स्टेरॉइड्स टेक्स प्लेस इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इट आल्सो स्टोर्स द कैल्शियम आइंस। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसका एक और मेन काम क्या है, कैल्शियम आइन की स्टोरेज करना। इसी वजह से स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर इसका नंबर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज़्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि when released calcium ion trigger the contraction of muscles, क्योंकि जब सेल के अंदर से कैल्शियम आयन जैसे जैसे रिलीज होते हैं, बाहर आते हैं, तो एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसके नतीजे में मूवमेंट जनरेट होती है। तो क्योंकि स्केलेटल मसल सेल्स का काम जो है वो मूवमेंट करवाना है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना है, तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्ट वेरियस सेलुलर प्रोडक्ट्स विद इन द सेल और आउट ऑफ द सेल, यानी कि इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी हो रही है और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर यानी कि विद इन द सेल का क्या मतलब है? सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना, और आउट ऑफ द सेल या एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के अंदर से बाहर पहुंचाना। तो इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमने बात की कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ जुड़ी हुई है? रफ के साथ ही जुड़ी हुई है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक और ऑर्गेनल सेल के अंदर पाया जाता है, दैट इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करना, यानी कि सिक्रेशंस की यानी कि वो जो है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बनती है उसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाना होता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जब उसको मॉडिफाई कर लेता है तब वो सेल के अंदर रिलीज होती है। तो उसको जो पहुंचाना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाना जो है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। यानी कि पहले रफ से प्रोटीन बनती है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आती है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको पहुंचाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास, यानी कि ये दरमियान में एक चैनल या फिर करियर का काम भी कर रहा है। तो ये एक टाइप है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है, यानी कि ये चीज़ों को सेल के अंदर से बाहर भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसके अलावा लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द प्रेजेंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल आल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर है और ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो ये एक मैकेनिकल सपोर्ट भी सेल को दे रहा है। इसके अलावा एक डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। ये सेल के अंदर का एक व्यू है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि हमने बात की है कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको कुछ स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। बेसिकली इट इज द राइबोसोम्स। इन्हीं राइबोसोम की वजह से इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपीयरेंस है वो रफ नजर आती है। इसके साथ एक और स्ट्रक्चर जो है ना वो जुड़ा हुआ है बिल्कुल इसी के तरह का, तो दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर कोई स्पोर्ट्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट हैज द स्मूथ अपीयरेंस। अच्छा, और ये एक सिस्टर्ना में एक इसकी ये जो थैली लाइक स्ट्रक्चर है इसमें कुछ आपको स्पेस नजर आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नल स्पेस। एक और व्यू देख लेते हैं, बेसिकली यही डायग्राम है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एक न्यूक्लियस है, और ये एक्सटेंड हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। सो दैट्स ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होपफुल कि आपको सारे कंसेप्ट जो है